भौगोलिक खोज यानी कि एक ऐसा खोज जिससे कि हम जिन भी वस्तुओं को आज देखते हैं, लाइट, बल्ब, बिजली, जहाज, ये सब जितना भी रेल सेल, तो जितना भी वस्तु है, यहाँ तक कि ये घड़ी भी भौगोलिक खोज का ही अंश है। यानी कि भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि पृथ्वी पे जितने भी वस्तुएं खोजी गई हों, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी रूप में खोजी गई हों, वे सब भौगोलिक खोज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भौगोलिक खोज की शुरुआत सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। यानी कि ये दो ही ऐसे देश थे जो कि भौगोलिक खोज में अपना सबसे बड़ा योगदान दिए, और बाद में ये दोनों देश क्या हो गए, तो पिछड़ते चले गए। यानी कि ये देश आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर किसी कारणवश इनके पास कोई अल्प ज्ञान होगा, या फिर कोई संसाधन नहीं होगा भौगोलिक खोज यानी कि आगे की ओर बढ़ाने के लिए। स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जो कि भौगोलिक खोज यानी कि सबसे पहले आरंभ इन्होंने ही किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ना यानी कि ये सब पीछे हो गए, तो कोई ना कोई आएगा ना इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आया कौन कौन सा देश, तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी। यानी कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी आए और भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाए। ये बात है करीब करीब 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बात कब की है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। और अभी हम लोग जिस शताब्दी में है वो हमारा 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी है ना ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये 21वीं शताब्दी है। यानी कि ये अभी 2023 चल रहा है। और ये बात कब की है, लगभग 1000 कुछ की, यानी कि 1000 कुछ, यानी कि 1100 कुछ, 1200 कुछ ऐसे की बात होगी ये ना। तो अब उस टाइम की ये बात है। अब देखिए इस काल में यानी कि लगभग 1000 साल पहले की जो बात है, यानी कि उस टाइम पे जो लोग सोचते थे, ये ना सामंती प्रवृत्तियों का काल था। सामंती प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि ये लोग सोचते थे कि पृथ्वी क्या है, तो चपटी है। यानी कि पृथ्वी चपटी है। कैसे, देखिए पृथ्वी चपटी है क्योंकि पृथ्वी ऐसे है और आकाश ऐसे होता है, ऐसे मतलब देखने पे आकाश तो ऐसे है, लेकिन देखने पे इन लोगों को लगता था कि पृथ्वी क्या है, और पृथ्वी और आकाश दोनों आपस में मिले हुए यानी कि ऐसे हैं। ठीक है, और कुछ दूर जाने पे हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि पृथ्वी और आकाश आपस में संलग्न है, और हम कुछ दूरी पर जाएंगे तो हम लोग अनंत काल में गिर जाएंगे, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये सब ऐसे यानी ऐसा सोचते थे। आप लोग अभी जहाँ पे है वहां से अगर आप लोग ऊपर देखिएगा, तो ऊपर देखने के जस्ट तुरंत बाद उसके ऐसे यानी कि किसी भी दिशा में ऐसे 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 देखिएगा, फिर ऐसे 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 देखिएगा ना, तो लगेगा कि पृथ्वी और आकाश क्या है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, लगेगा ना। तो ये सब लगेगा कि मतलब कि ये उसी थॉट को लेकर के जी रहे थे। कब तक, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी तक। और उसके बाद तरह तरह के खोज हुए हैं, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी कि हम लोग ऐसे नहीं जी सकते हैं, और हमको जीने के लिए कुछ ठहराव की आवश्यकता है। यानी कि हमको अपना एक साम्राज्य बनाना होगा ताकि हम उसमें रह सकें, और हमको जीने खाने के लिए कुछ संसाधन यानी कि कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए ना तुर्की और अरब यानी कि दो ऐसे देश थे जो कि एक विशाल साम्राज्य यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था, जो कि किसी भी देश को आपस में जोड़ सकता था और अपने में से किसी भी देश को निकाल सकता था ना। यानी कि 1450 के दशक में, मतलब कि आज से लगभग लगभग आप लोग सोच सकते हैं कितना साल पहले की बात है ये ना। यानी कि 1450 के दशक में, दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि 1450 से लेकर के 60 तक, यानी कि 1450 से लेकर के 60 ईस्वी तक ना। यानी कि तुर्की और अरब ऐसे दो विशाल यानी कि विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिए थे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था ना। इसके बाद तुर्की ने क्या किया ना, तो यूरोप का एक जगह था कुस्तुनतुनिया, यानी कि तुर्की यूरोप के एक जगह कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। और उसका ये बात कब की है, 1453 की है। यानी कि 1453 में तुर्की ने यूरोप के एक जगह पे कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, तो 1453 में, क्योंकि कब्जा कर लिया तो उसके हक में थोड़ी ना अब है। अभी चीन कब्जा किया है तिब्बत पे, तो तिब्बत थोड़ी ना एक अलग देश बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। चीन तिब्बत का यानी कि तिब्बत चीन का ही अंग है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, यानी कि तुर्की जो है वो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कब किया था, 1453 ईस्वी में कब्जा किया, तो उसका अंत हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, यानी कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, तो 1453 ईस्वी में। अब देखिए कब्जा कर लिया, और कब्जा कर दिया तो इसका अंत माने कि इसका अंत तो हो गया था ना। लेकिन कुस्तुनतुनिया के जो जगह है, यहाँ से यूरोप और एशिया में व्यापार होते थे, मतलब कि बिजनेस होता था। तो इसी बिजनेस को तुर्की रोका नहीं, और बिजनेस करने के लिए लोगों पर यह भारी मात्रा में कर लगा दिया, यानी कि टैक्स लगा दिया
कि आप लोग अगर इस क्षेत्र से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिएगा, यानी कि आयात और निर्यात कीजिएगा, तो आपको एक भारी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी बीच ना क्या किया तुर्की, तो भारी कर वसूलने लगा। और ना अब देखिए, अब एक क्वेश्चन अब यहाँ से भी पूछता है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा? तो अरबों से। कंपास का मतलब होता है कि दिशा सूचक यंत्र ना, कंपास यानी कि नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे जो भी है ये यहाँ पे दिखाता है कंपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप वासियों ने अरबों से किसका ज्ञान सीखा था? तो कंपास का। या फिर अरबों से यूरोप वासियों ने किसका ज्ञान सीखा था? तो कंपास का। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो अरबों से। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उस टाइम पे एक दूरबीन भी बन गया था, और एक होता है अक्षांश नापने का मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलोब ना, एस्ट्रोलोब की भी उस टाइम पे खोज हो गई थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने ना एक कैरावल नामक जहाज को खोज दिया था, और ये जहाज ऐसा था जो कि सबसे हल्का था और सबसे तेज चलता था। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कैरावल नामक जो जहाज है यह किसने खोजा था? तो पुर्तगाल के लोगों ने, यानी कि पुर्तगालियों ने खोजा था। ठीक, यह कैसा जहाज था? तो हल्का था और तेज चलता था। इसी बीच यूरोप के जो नाविक थे ये सब अपने जहाज समुद्र में उतारे, और समुद्र में उतारने के बाद बात है कब की? तो 1488 की। 1488 की बात है। और इस टाइम पे ना एक पुर्तगाल के एक व्यापारी थे जिसका नाम है डियाज बार्थोलोमियो, यानी कि डियाज बार्थोलोमियो ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए ना अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे चले गए ना, और वहां पे उन्होंने क्या खोजा? तो उस उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। किसकी खोज की? तो उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने किया था? तो डियाज बार्थोलोमियो ने। कब किया था? तो 1488 में किया था। ठीक। अब पुर्तगाल के एक व्यापारी कौन थे? तो यानी कि डियाज बार्थोलोमियो ने। इन्होंने अफ्रीका के एक सबसे दक्षिणतम बिंदु की खोज की, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ से, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए ना ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु की खोज किया था। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1492 यानी कि 88 के 4 सालों के बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी किसकी खोज की? तो अमेरिका की खोज की। यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यह अमेरिका की खोज की, लेकिन ये अधूरा खोज किए थे। क्या किए थे? ये अधूरा खोज किए थे। बाद में ना पूरा खोज किया था अमेरिगो वेस्पुची ने। यानी कि अमेरिका की पूरा खोज किसने किया था? तो अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका की पूरा खोज किया। और कोलंबस जो है यह अमेरिका वासियों को समझा कि यही इंडिया यानी कि भारत का ही अमेरिका एक उपमहाद्वीप है। और कोलंबस ने अमेरिका वासियों को रेड इंडियन कहा। क्या 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 कहा था? तो रेड इंडियन बोला था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड इंडियन किसने और किसको बोला था? तो कोलंबस ने अमेरिका वासियों को बोला था। लेकिन बाद में ना अमेरिकी वेस्पुची ने अमेरिका उपमहाद्वीप की खोज की, और ये बताया कि अमेरिका एक महादेश है, और इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पे? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। अगर बात करें भारत की खोज की, तो भारत की खोज हम सभी जानते हैं कि वास्को डिगामा ने किया था। तो कब किया था? तो 20 मई 1498 को। एक्चुअली ये जो डेट है 20 मई ना, ये 20 मई कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों के पास अल्प ज्ञान था, और ये 20 मई उतना खास मायने नहीं रखता है। इसीलिए आप लोग क्या करना है, क्या जो तो 1498 में भारत की खोज किया था किसने? तो वास्को डिगामा ने खोज किया था। और वास्को डिगामा जो थे इनसे एक आदमी मिला, कौन सा? तो अब्दुल मजीद। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब्दुल मजीद एक व्यापारी थे। तो अब्दुल मजीद जो है ये किससे मिले? तो वास्को डिगामा से। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। और अब्दुल मजीद ने ही वास्को डिगामा को भारत आने का आमंत्रण दिया, यानी कि निमंत्रण दिया, यानी कि इनवाइट किया कि आप भारत में आइए। और ये भारत में आए तो भारत में ये भारत का एक तट है मालाबार। कौन सा तट है? तो मालाबार एक तट है, और वर्तमान में ये केरल में है। और इस तट को कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है। बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ पे समुद्री जहाज आकर के रुकती है और जहाँ से समुद्री जहाज खुलती है, यानी कि समुद्री जहाजों के स्टेशन को ही बंदरगाह कहा जाता है। यानी कि मालाबार तट यानी कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा आए। कब? 1498 में। और वास्को डिगामा जब यहाँ पे आए ना, तो केरल के कालीकट बंदरगाह के एक राजा थे जो कि स्थानीय राजा थे कह सकते हैं।
उनका नाम था जमोरिन। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और भेंट मुलाकात करने के बाद में वास्को डी गामा भारत से तेल मसाला जिस सब जितना भी है मसाला खाने की सामग्री ये सब भारत से लेकर के गए, लगभग कम से कम 50 नाव को अपने नाव में इसे जोड़ कर यानी कि ज्वाइंट करके खींच करके ले गए अपने देश में। और अपने देश में ना भारत के सामान को अच्छा यानी कि उसको रिफाइन करके यानी कि अच्छे से उसको बना के भारत से ये कच्चे मालों को लेकर के गए थे। और वहां पे अपने देश में ले जाने के बाद पुर्तगाल में ये 26 गुना दाम पर बेचे। जैसे अगर भारत से अगर 1 रुपए का सामान आप खरीदे हैं तो वहां पे आप कितने रुपए में बेचिएगा पुर्तगाल में, तो 26 रुपए में। अगर आप भारत से 2 रुपए का सामान खरीदे हैं तो वहां पे कितने रुपए में बेचिएगा, तो 52 रुपए में। यानी कि ये ऐसे यानी कि 26 गुना दामों पर वास्को डी गामा ने भारत के सामानों को अपने देश पुर्तगाल में बेचा था। उसके बाद समय बीतता गया और 1519 की बात है, मैगलेन नाम का एक व्यक्ति था और मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। यानी कि पूरी दुनिया घुमा किससे, तो जहाज से 1519 में। और यहाँ तक घूमने के बाद साफ हो गया कि सभी जो समुद्र है यानी कि सभी समुद्र क्या है, तो आपस में सटे हुए हैं। यानी कि मैगलेन के घूमने से पहले तक किसी को यह जानकारी नहीं थी कि समुद्र आपस में जुड़े हैं कि नहीं। यह पूरी दुनिया समुद्र में जहाज से घूम लिया, तभी लोगों को स्पष्ट यानी कि स्पष्टीकरण हुई कि सभी जो समुद्र है यानी कि सभी जो महासागर सागर जितने भी हैं वे सब आपस में क्या है, तो ज्वाइंट यानी कि जुड़े हुए हैं। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक छोटा सा सबसे महादेश है, सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ही है। अब देखिए कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था और ऑस्ट्रेलिया के खोज करने के बाद उसके बाद न्यूजीलैंड के कुछ द्वीपों को खोजा था। यहाँ से आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि न्यूजीलैंड को खोजा था किसने, तो कैप्टन कुक ने नहीं, ये गलत बात है। न्यूजीलैंड के कुछ महाद्वीपों को कैप्टन कुक ने खोजा था और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया ना। इतनी खोज हो गया और इतनी खोज होने के बाद में अभी बहुत सारे खोज हुए हैं ना, जिनकी मतलब कि अभी उतना से लेकर के अगर अभी तक आए तो लगभग आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। इसीलिए इतना ही पे आप लोग संतुष्टि रखिए और इतना ही किसी भी किताब में या फिर एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, ऐसे को कोई भी हो, आप लोग को इतना ही जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं किसकी, तो भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए। यानी कि भौगोलिक खोज जब इतना खोज हो गया तो क्या हुआ इसके बाद, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर बात करें भौगोलिक खोजों के परिणाम की यानी कि इतना खोज होने के बाद में क्या क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले व्यापार वाणिज्य का प्रभाव यानी कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। यानी कि बिजनेस एंड कॉमर्स सेक्टर का सबसे ज्यादा भूमिका इसमें रही और लोग आपस में जुड़ने लगे हर रूप में, धार्मिक राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक किसी भी रूप हो, कोई भी रूप हो, लोग आपस में जुड़ने लगे। और दूसरा जो है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। देखिए औपनिवेशिक और उपनिवेश में आप लोग ना कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे उपनिवेश का मतलब क्या होता है और औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। उपनिवेशिक और औपनिवेशिक। औपनिवेशिक देखिए अगर कोई भी शक्तिशाली देश है, कोई भी शक्तिशाली देश है जैसे भारत, ठीक, भारत लेते हैं हम लोग और एक लेते हैं हम लोग इंग्लैंड। इंग्लैंड पहले भारत पे कब्जा किया था ना, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड जो है वो पहले भारत पे कब्जा किया था। तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन सा हुआ, तो भारत। समझ में आ रही है अपना आप लोगों को। यानी कि इंग्लैंड जो है वो पहले भारत पे कब्जा किया था, तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन सा हुआ, तो भारत। और भारत एक औपनिवेशिक देश है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा। यानी कि जब भी कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पे कब्जा करता है, तो छोटा जो देश है यानी कि जो कब्जा किया हुआ जो देश है वह शक्तिशाली देश का उपनिवेश होता है। और जो छोटा जो देश है वह एक औपनिवेशिक देश है, क्योंकि उस पे किसी और का शासन है। यही बात हम आप लोगों को समझना चाहते हैं कि भारत पहले इंग्लैंड का गुलाम था, ठीक। यानी कि इंग्लैंड का उपनिवेश भारत हुआ, लेकिन भारत एक औपनिवेशिक देश है क्योंकि भारत तो पहले से गुलाम है ना। यहाँ पे आप लोग समझने वाली बात है। उसके बाद क्या हुआ, तो लोग यानी कि जितने भी जो देश थे वे सब अलग अलग देशों पे अपना अधिकार जमाने लगे, यानी कि कब्जा करने लगे। तो उपनिवेशिक साम्राज्य का क्या हुआ, तो विकास हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए यहाँ पे, ठीक है।
अब बात करते हैं वाणिज्यवाद का विकास, यानी कि व्यापार का विकास होने लगा। वाणिज्य का मतलब होता है विकास, यानी कमर्शियल सेक्टर का विकास होने लगा। और उसके बाद धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, खास करके ना देखिए इसमें तो सभी धर्म का प्रसार प्रसार हुआ, लेकिन ज्यादातर धर्म में कौन थी, तो ईसाई धर्म जो थे ना, इनका प्रसार प्रसार सबसे अधिक हुआ था पूरे विश्व में। ईसाई धर्म का प्रचार बहुत अधिक हुआ और लोगों को दबाव डालकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज होइएगा, ठीक। उसके बाद बहुत सारे कार्य हुए हैं जो कि अनगिनत है, और उतनी अगर बात करें तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।